हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास नंबर 2 करेंगे अपने रेडिएशन प्रोटेक्शन के चैप्टर नंबर 37 में। जो हमें चैप्टर है रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी पेशेंट रेडिएशन डोज, इसका हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी, ठीक है। एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर के बारे में अच्छे से पढ़ा इन डिटेल में और इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया था। तो आज हमने एमएमडी के बारे में भी पढ़ लिया था थोड़ा सा। तो आज हम उसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा दिया है कि जिसमें हम देखते हैं कि देखो एक बार लास्ट हम देख लेते हैं कि एमएमडी क्या है। कि यूज टू मेजर पेशेंट रेडिएशन डोज ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एक्सरे प्रोसीजर, ठीक है। एक ये एमएमडी को अगर डोज लगती है तो ये हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट देता है, जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा जैसे, ठीक है। बट हम बोन मैरो की डोज को मेज़र करने के लिए हम एमएमडी का यूज़ करते हैं, जो कि मीन मैरो डोज, ठीक है। ये हमें एक वो दे देता है, एवरेज डोज दे देता है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि अगर हमारे 50% ऑफ मैरो को 250 माइक्रोग्रे डोज लग गई है तो उसका एवरेज क्या होगा, 125 माइक्रोग्रे ही डोज लगी, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि बोन मैरो इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब बोन मैरो हमें पता है कि हमारी बोन्स में होता है, ठीक है, मेनली लॉन्ग बोन्स में। बट ये हर बोन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। जो मेजोरिटी है लोअर लिम्ब के गडल्स है ना, जैसे पेल्विक है, उसमें ये 29% होता है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा में सिर्फ 13% होता है। लंबर वर्टिब्रा में ये 11% होता है, ठीक है। रिब्स में भी 11% होता है और हेड में 10% होता है जो हमारा बोन मैरो होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर हमारे लोअर लिम्ब गडल में आता है, पेल्विक गडल में, ठीक है। सैक्रम में 11% होता है, ठीक है। और सर्वाइकल वर्टिब्रा में 4% होता है। स्टर्नम में 3% और अपर लिम्ब में 8% होता है, ठीक है। अब इससे क्या पता चल जाता है इस वैल्यू से कि इसमें हमारा इतना बोन मैरो है। इससे हमें एक क्लू पता चल जाता है, गिव क्लू, हाँ, गिव क्लू एज टू विच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन्वॉल्व एक्सपोजर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोन मैरो। कि अगर हम इसका एक्सरे करेंगे इस पार्ट का तो हमारे उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ बोन मैरो डोज, लार्ज अमाउंट ऑफ बोन मैरो एक्सपोजर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो पॉपुलेशन डोज है ना, मतलब एमएमडी का एक डोज मतलब कितनी है पॉपुलेशन में। जैसे हमें बुक में दिया दे रखा है कि इन यूएसए एवरेज एमएमडी मीन मैरो डोज इज इक्वल टू 1 मिलीग्रे पर आवर, इट मीन्स 100 मिली रैड है, ठीक है, यूएस में। बट दिस डोज कैनॉट कॉज इमीडिएट इफेक्ट। कोई अब इतनी कम 1 मिलीग्रे डोज लग रही है ना, वो भी 1 साल में, तो वो इमीडिएट तो इफेक्ट नहीं शो करेगी। यूज टू एस्टिमेट मतलब कैंसर जैसे स्टोकास्टिक इफेक्ट है वो शो कर सकी है, ठीक है। ये हमारा एमएमडी है जो कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा जीएसटी, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ठीक है। ये क्या है, नॉट डिफिकल्ट टू मेजर फॉर एस्टिमेट, मतलब इसे मेज़र करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हमारा एमएमडी को मेज़र करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो इसलिए हमें उसको मेज़र करने के लिए हम ईएससी से एस्टिमेट करते हैं। बट जो जीएसटी है इसे मेज़र करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जीएसटी में क्या है, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज में मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, नार्ट्स को कितनी डोज लगती है उसे हम जीएसटी में मेज़र करेंगे, ठीक है। इसमें अफेक्ट करेगा मतलब क्या इफेक्ट करेगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन को इफेक्ट मेनली करेगा, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं ये जो डोज है बहुत कम होती है, जैसे वेरी स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली यूनाइटेड स्टेट में ही है इसकी वैल्यू 0.2 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ठीक है। जो कि नो नोटिसेबल इफेक्ट किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी मतलब दिख रहा है जो इफेक्ट, ऐसा नहीं शो किया है इसने, ठीक है। 0.मिलीसीवर्ट पर ईयर जिसे हम 20 मिली रैड पर ईयर भी बोलते हैं। अब जिस पूरे चैप्टर में मैंने जो जो भी वैल्यूज़ बताई हैं इसको तो आप एक अच्छे मतलब अलग से नोट कर लो, ठीक है, जिससे आप मतलब हाँ जीएसटी की कितनी वैल्यू है, ठीक है। और मेनली तो यही थी, ठीक है, मतलब कौन सी लिम्ब में है ना कितना हमारा परसेंट बोन मैरो प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसी जो वैल्यूज़ है ना वो आप अच्छे से लिख लेना अलग से, ठीक है, ताकि
अलग से उनको पढ़ लो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे आता है जीएसटी में हमारी कितनी वैल्यू है इन यूनाइटेड स्टेट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मिलीसीवर्ट पर ईयर, जिसे हम 20 मिली रैट पर ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसका हमने देखा ना नो नोटिसिबल इफेक्ट इंडिविजुअली, जैसे हमारे पेल्विस को अगर रेडिएशन लगेगी ना, जैसे हमने पेल्विस का एक्सरे लिया तो कुछ इफेक्ट शो हो सकता है अपने गोनाड्स पे, ठीक है, इफेक्ट करेगा हमने हमारे गोनाड्स पे। बट अगर हम चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो हमारे गोनाइडल डोज पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। सो जीएसटी को एस्टिमेट करने के लिए ये अगर हमारे पास लार्ज स्केल है ना, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को इतने हमने एक्सपोजर दिया, तो मतलब लार्ज स्केल चाहिए इसे एस्टिमेट करने के लिए। इट इज़ अ एपिडर्मियोलॉजिक स्टडी, मतलब एक एपिडर्मियोलॉजिकल स्टडी वो होती है जिसको एस्टिमेट या जिसको मेजर करने के लिए हमें एक लार्ज पॉपुलेशन का स्केल चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेटेड एवरेज, मतलब ये भी एक एवरेज बताएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये इंक्लूड करता है हु गॉट एक्सपोज्ड, किसे एक्सपोजर लगा और किसे नहीं लगा, ठीक है, उसकी कितनी उम्र थी, उस वो मेल था या फीमेल था, ठीक है। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एक्सपेक्टेड, मतलब कितने उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे। अब जीएसटी को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा जीएसटी इज इक्वल टू सम ऑफ डी एन पी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन पी। अब डी का मतलब क्या है, डोज टू गोनाड्स, हमारे गोनाड्स को कितनी डोज लगी, ठीक है। और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीपल हैविंग दैट एग्ज़ाम, मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल का वो एग्जामिनेशन हमने लिया, मतलब बहुत सारे पीपल चाहिए ना। देन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड, मतलब कितने सारे ऐसे पर्सन थे, मतलब जिनको नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसमें एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, ठीक है। तो इसका इजी अगर हम देखें तो जीएसटी इज इक्वल टू डोज इंटू नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय टोटल पीपल इंटू टोटल चिल्ड्रंस, ठीक है। इससे हम ये फॉर्मूला याद कर लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, बट अगर न्यूमेरिकल भी आता तो इस हम फॉर्मूला में अप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला याद कर लेना, जीएसटी इज इक्वल टू सम ऑफ डी एन पी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन पी, ठीक है। ये क्या देगा, गिव एवरेज जेनेटिकल इम्पैक्ट, मतलब एक एवरेज डोज हमें बता देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि एस्टिमेटेड जीएसटी कितने हैं, 0.2 मिलीग्राम पर ईयर, दैट इज़ 20 मिली रैट पर ईयर, जो कि नॉट डिटेक्टेबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी नेचुरली जो हमें बैकग्राउंड रेडिएशन लगती है उसकी वैल्यू भी 1 मिलीग्रे है, तो एटलीस्ट 100 मिली रैट है पर ईयर बैकग्राउंड रेडिएशन की वैल्यू, ठीक है। और जीएसटी का एस्टिमेट तो हमारा है ही 0.2 मिलीग्रे पर ईयर, तो वो डिटेक्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट जीएसटी वैल्यू बिकॉज डिफरेंट मेडिकल एक्सपोजर यूज़ हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट हेल्थ केयर यूजेज है, हर कंट्री का अलग है। जैसे डेनमार्क में इट इज़ 0.22 मिलीग्रे और जापान में इट इज़ 0.27 मिलीग्रे, यूएस में हमने देखा 0.20 मिलीग्रे, मतलब बहुत कम वैल्यू है जीएसटी की, नॉट अ जीएसटी, इट्स अ जीएसटी, जेनेटिकली सिग्निफिकेंट डोज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा टिश्यू डोज। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिसे हम एक बार ही देख लेते हैं। तो टिश्यू डोज में क्या है, रेडिएशन डोज रिसीव टू अ स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे स्पेसिफिकली एक एक ऑर्गन को कितनी डोज लग रही है, उससे हमारी रेडिएशन डोज कितनी बनेगी, रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन, ठीक है। अब जो हमारे जो सभी ऑर्गन है ना वो इक्वली सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, कोई मोर सेंसिटिव है, कुछ रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे गोनाड्स, और स्किन भी सेंसिटिव है बट चाहे कम है, और जैसे थायराइड है वो मॉडरेट है, ठीक है। तो मतलब ऑर्गन पे डिपेंड करती है, बॉडी ऑर्गन पे डिपेंड करता है उसका रेडिएशन सेंसिटिविटी लेवल, ठीक है। अब जैसे हमारा इन 1990 में क्या हुआ था, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन होती थी ना, मतलब हार्ट में एक कैथेटर डालना, उसे हम आईआर प्रोसीजर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में देखते थे कि कैसे डाल दें। तो उसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या है कि डायग्नोस के साथ साथ हम ट्रीट भी करते हैं पेशेंट को, तो वहाँ भी एक्सरेज का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत
लेंथी प्रोसीजर चाहता है, फ्लोरोस्कोपी का एक प्रोसीजर होते हैं, उसमें क्या होता है हाई रेडिएशन लगती है। अगर फ्लोरो में लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्सिस ऑन लगेगी रहेगी तो हाई रेडिएशन डोज रहेगा, जिससे कैन कॉज स्किन बर्न। सो टेक्निक मैटर अ लॉट, कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ सिटी स्कैन और एक्सरे और फ्लोरो, तो ये मैटर करती है उससे हमारे टिश्यू की डोज कितनी लगेगी, ठीक है। और हमारे टिश्यू मतलब जो भी हमारा टिश्यू है उसके रेडियो सेंसिटिविटी लेवल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। देन आता है रिलेटिव रेडियो सेंसिटिविटी, क्या है कि मतलब डिफरेंट ऑर्गन हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ लेवल, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा DRT, डिजिटल रेडियोग्राफिक टोमोसिंथेसिस। अब इसके बारे में देखो कि ना तो ये एक्सरेज है और ना ही ये सिटी स्कैन है, इसके बीच बचा लेगा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, DRT एक मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक है, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या है कि एक्सरे ट्यूब हमारी मूव करेगी और हमारे एक एक्सरे की बजाय मल्टीपल इमेजेस लेगी, टेक मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल। देन हमारा जो कंप्यूटर है मतलब कितनी इमेजेस लेगी, 6 से 10 एक्सपोजर टेकन किए जाएंगे, ठीक है। देन हमारा कंप्यूटर इन सबको कंबाइन कर देगा और हमें एक 3D इमेज दे देगा, ठीक है। अब सिटी से भी हमें 3D इमेज मिलती है और DRT से भी हमें 3D इमेज मिलती है, बट जो सिटी में बहुत ज़्यादा रेडिएशन डोज का एक्सपोजर लगता है, बट जो DRT में है जो रेडिएशन टोटल डोज है सेम एज नॉर्मल डिजिटल रेडियोग्राफिक एक्सरेज, मतलब जितनी डिजिटल रेडियोग्राफी में लगती है ना डोज सेम ही लगती है DRT में, ठीक है। बिकॉज ईच एक्सपोजर यूज लो MS, हर एक एक्सपोजर में जहाँ हमने लिए ना 6 से 10 एक्सपोजर, तो उसमें लो MS हम यूज़ करते हैं, MS से हमारी पेशेंट डोज है जो कम होती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 CT स्कैन जिसमें हाइयर डोज है, वी कैन यूज़ DRT जिसमें लो डोज मल्टीपल इमेजेस और 3D इमेज में मिल जाती है। अब जो ये DRT है अप्रूव किसके लिए हुई है, सिर्फ मेमोग्राफी के लिए, अप्रूव्ड फॉर मेमोग्राफी, ठीक है। नॉट पॉसिबल अंटिल, ये DRT मतलब मेमोग्राफी के लिए तो अप्रूव हो सकती है बट दूसरे प्रोसीजर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्या है कि हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब इतने इमेज रिसेप्टर हमारे डिजिटली नहीं आए, ठीक है। तो हम सिटी स्कैन में तो हम डिटेक्टर एरे यूज़ करते हैं ना, बट इसके लिए अलग अलग जैसे जैसे हमारी ट्यूब घूमेगी तो हमारा इमेज रिसेप्टर भी घूमेगा, तो वो डिजिटली इतनी नहीं अभी अवेलेबल, तो इसलिए ये इतनी यूज़ नहीं की जा रही DRT, बट ये मेमोग्राफी के लिए स्टिल सफिशेंट। देन उसके बाद हमारा आता है फ्लोरो पेशेंट रेडिएशन डोज। फ्लोरो में क्या होता है कि फ्लोरोस्कोपी में हमें कंटिन्यूसली एक्सरेज मिल रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी को हम कंटिन्यूसली एक्सपोज कर रहे हैं तो उसकी जो स्किन पे है ना बहुत सारा एक्सपोजर लगता है, तो स्किन है जो प्रिंसिपल टिश्यू है ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब इसे बहुत इम्पोर्टेंस है जो देनी चाहिए क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएशन डोज है जो लग रही है। इंक्रीज यूज ऑफ हाई लेवल फ्लोरो इन कार्डियक कैथेटराइजेशन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स रिजल्ट इन सीवियर स्किन इंजरी, मतलब जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो प्रोसीजर किए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्लोरोस्कोपी एक बड़े उस पर हो रही है हाई लेवल ऑफ फ्लोरो पे कार्डियक, जैसे कि कार्डियक कैथेटराइजेशन में, तो उसमें हमारी स्किन को ज़्यादा एक्सपोजर लग रहा है तो सीवियर स्किन इंजरी हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है कि जो ESC है ना इन फ्लोरो, नॉर्मल रेडियोग्राफी में तो हमने अलग अलग मेथड से एक हमने मतलब डिटेक्टिंग डिवाइस, ठीक है, मॉनिटरिंग रेडिएशन डोज मॉनिटरिंग डिवाइस लगाकर हम ESC को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। और अदरवाइज हम नैनोग्राम मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मशीन की कितनी आउटपुट है जहाँ हम कितने एक्सपोजर फैक्टर लगाकर उसका एक ग्राफ बना रहे हैं जिसे हम ESC को एस्टिमेट कर रहे हैं इन नॉर्मल रेडियोग्राफिक में, जनरल रेडियोग्राफी में। बट इन द फ्लोरो ESC डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट बिकॉज एक्सरे फील्ड मूव कर रही है इन वेरियस एंड वेरीज इन साइज, हमारी एक्सरे फील्ड है वो मूव कर रही है फ्लोरोस्कोपी में, ठीक है, अलग अलग साइजेस पे। सो इफ फील्ड वन साइज एंड स्टेशनरी, इफ वन साइज एंड स्टेशनरी फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर। अगर तो एक ही पार्ट पे रेडिएशन लगी जा रही है तो वो सीधा
एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर हमारा एक्सपोजर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, सीधा उसी पे डिपेंड करेगा। बट अगर हमारी एक्सरे फील्ड ही मूव कर रही है, ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गन को फ्लोरोस्कोपी में रेडिएशन लग रही है, ठीक है, मतलब पहले यहाँ थी, इस पार्ट पे थी, फिर वही फ्लोरो इस पार्ट पे लग रही है, चाहे पास पास वाले पार्ट पे ही लग रही है, पर रेडिएशन तो लग रही है ना, तो उसे हम ईजिली एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन इसकी हमें वैल्यू दी गई है कि फॉर एवरेज फ्लोरो एग्जामिनेशन ESC इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम पर मिनट, ठीक है, ये याद कर लेना अच्छे से। एवरेज फ्लोरो एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा एंट्रेंस देखो कितना 40 मिलीग्राम पर मिनट, 1 मिनट में इतना लग रहा है, ठीक है। देन हमारा आता है डिजिटल फ्लोरोस्कोपी DF, जिसमें क्या होता है, इनेबल फास्टर होता है, मोर कंप्लीट एनर्जी सब्सट्रैक्शन एंड TID इमेज सीक्वेंस। मतलब डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में क्या है, TID जब हम चैप्टर करेंगे ना डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में, तो उसमें TID क्या है उसमें एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। बट यहाँ याद कर लो कि जो हमारा डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में है ना, एक तो एनर्जी सब्सट्रैक्शन होती है, ठीक है, और उसमें TID इमेज सीक्वेंस को यूज़ करते हैं डिजिटल। ये हम नॉर्मल फ्लोरोस्कोपी की बात कर रहे थे, ठीक है, बट डिजिटल फ्लोरोस्कोपी फास्टर है, ठीक है, मोर कंप्लीट एनर्जी सब्सट्रैक्शन एंड TID इमेज सीक्वेंस का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है जो हमारे CDRH, एक CDRH क्या है, सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडिएशन हेल्थ, कंसीडर करता है कि एनी स्किन डोज, कोई भी हमें जिस मर्जी प्रोसीजर से अगर हमारे 15 ग्रे से ज़्यादा डोज लग रही है ना, देन इट इज़ अ, तो हम उसे बोलेंगे सेंटिनल इवेंट, कि मतलब 15 ग्रे से ज़्यादा हमारी अगर स्किन को डोज लग रही है तो हम उसे सेंटिनल इवेंट बोलेंगे। किसी भी पेशेंट को अगर लगती है तो हम उसे किस में कंसीडर करेंगे, एज अ सेंटिनल इवेंट, तो उसकी रिपोर्ट देंगे और फॉलोड बाय सीवियर स्किन डैमेज। तो उसमें क्या होगा, हमारा एक बहुत खतरनाक सा स्किन का डैमेज हो जाएगा। देन द लास्ट टॉपिक इज इफेक्टिव डोज। अब इफेक्टिव डोज क्या है कि डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, फ्लोरोस्कोपी में जो इफेक्टिव डोज है वो डिफ़िकल्ट है टू डिटरमाइन, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग फ्लोरो एक्सरे भी मूव करेगी, सो मल्टीपल ऑर्गन्स इरेडिएटेड फॉर अननोन टाइम। मतलब एक जगह एक एक चीज़ को, एक ऑर्गन को बहुत सारी रेडिएशन लग रही है, तो उसके सॉरी तो उसके आसपास वाले ऑर्गन्स को भी, ये दिखता था ना तुम्हें, तो उसके साथ वाले ऑर्गन्स को भी ये रीड कर लेना अगर नहीं दिखा तो, ठीक है। इफेक्टिव डोज में क्या था कि मतलब सॉरी फ्लोरोस्कोपी में क्या था कि एक्सरे भी मूव कर रही है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को रेडिएशन लग रही है, ठीक है, वो भी अननोन टाइम के लिए, ठीक है। जैसे हाउएवर ESC है जो हमारा इजी टू मेजर है, बिकॉज डोजीमीटर कैन बी प्लेस्ड ऑन स्किन वेयर एक्सरे बीम एंटर, ठीक है। रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय पेशेंट स्किन एट द पॉइंट पेशेंट स्किन एट द पॉइंट वेयर एक्सरे बीम एंटर द बॉडी, ठीक है, ये नॉर्मली था। बट अगर इफेक्टिव डोज को हम एक्सरेज के लिए मेजर करें, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमारा एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर था 100 माइक्रोग्रे, ठीक है, फॉर चेस्ट पी एक्सरे के लिए हमारा मानकर चलो एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर लगा 100 माइक्रोग्रे, तो एवरेज टिश्यू डोज क्या होगी उसकी, हाफ ऑफ ENC, 50% ऑफ ESC, ठीक है, तो एवरेज टिश्यू डोज हो जाएगी हमारी 50 माइक्रोग्रे, ठीक है। देन दिस मीन ऑर्गन इनसाइड चेस्ट रिसीव अबाउट 50 माइक्रोग्रे ऑन एवरेज। मतलब जो हमारी चेस्ट कैविटी में ऑर्गन है उनको, उनकी टिश्यू डोज कितनी होगी, 50 माइक्रोग्रे। ESC हमारा 100 माइक्रोग्रे इज अवर ESC एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर, ठीक है, तो एवरेज कितनी होगी, हाफ ऑफ ESC मतलब 50 माइक्रोग्रे। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें, ये यहाँ ऑर्गन दे रखे हैं और इफेक्टिव डोज उन्हें कितनी लगी ये दे रखी है, जैसे लंग्स को 6.0 माइक्रोसीवर्ट, ठीक है, ब्रेस्ट को ये भी हमारी
चेस्ट में ही आती है ना, 2.5 माइक्रोसीवर्ट, इसोफिगस 2.5 माइक्रोसीवर्ट, थायराइड को भी 2.5 माइक्रोसीवर्ट। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव डोज क्या होगा, ये नॉर्मल उसके लिए बता रहे हैं कि एक्सेस के लिए। ठीक है, जबकि फ्लोरोस्कोपी में तो ये मेजर करना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हमारी एक्सरे भी मूव कर रही है। तो हमारे इफेक्टिव डोज क्या आ जाएगी, 6.0 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 13.5 माइक्रोसीवर्ट, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 14 माइक्रोसीवर्ट और इज इक्वल टू 0.014 मिलीसीवर्ट, मतलब हमारी एक इफेक्टिव डोज लग जाएगी। ठीक है, हमारा 1 मिलीसीवर्ट किसके इक्वल होता है, 1000 माइक्रोसीवर्ट के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू, ओके बाय।